Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here is the complete newspaper analysis for 3 days 5 to 7 अप्रैल 2021. एक्चुअली कुछ न्यूज़ नहीं आ रही है, आज भी 3 दिन की न्यूज़ में बना के दे रहा हूँ, वो भी मतलब ज़्यादा न्यूज़ कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। रीज़न क्या है, क्योंकि इलेक्शन चल रहे हैं, आपको पता है, तो उसी की न्यूज़ दे रहा है न्यूज़पेपर वाले, एडिटोरियल भी उसी के आ रहे हैं, तो कोई नई न्यूज़ वो छाप ही नहीं रहे हैं, तो इसलिए न्यूज़ इतनी आ नहीं रही, इसलिए मैं न्यूज़ नहीं आ पा रही थी डेली। कोई बात नहीं, जो भी थोड़ी बहुत न्यूज़ है वह आज कवर कर लेते हैं। अपनी पहली न्यूज़ है, जस्टिस रमन्ना विल बी नेक्स्ट सीजीआई। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ। जो हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, बोबडे साहब थे अभी प्रेजेंट, जो अभी भी हैं, वो रिटायर हो जाएंगे 24 अप्रैल को। उसके बाद जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे वो हमारे एनवी रमन्ना साहब हैं। ये 48th सीजीआई होंगे, याद रखिएगा, ये 48 सीजीआई होंगे, ये याद रखना है। और इनका पूरा नाम भी देख सकते हैं, इनका पूरा नाम है नुथुलापत्ती वेंकट रमन्ना, एनवी रमन्ना शॉर्ट में याद कर सकते हैं। और किस नंबर के हैं बस ये याद रख सकते हैं। इन्हें अपॉइंट कौन करेगा? एनवी रमन्ना साहब को तो याद रखिएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन सलाह देता है? तो जो जाने वाले चीफ जस्टिस होते हैं, जो पुराने चीफ जैसे इनको लाना है, तो किसने सलाह दी होगी? तो बोबड़े साहब ने रिकमेंड करा होगा इनका नाम, तो उन किसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इनको अपॉइंट कर दिया। तो अब ये किस आर्टिकल में लिखा गया? तो आर्टिकल 124 में ये लिखा गया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो याद रखेंगे, आर्टिकल को भी याद रखेंगे और रमन्ना साहब को भी याद रखेंगे, और कौन अपॉइंट करता है वो भी याद रखेंगे। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट बना कब था? एक सवाल ये भी बनता है। चलो, मैं आज ये पढ़ाने ही वाला था आपको, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। विजिलेंस ऑफिसर टू बी ट्रांसफर्ड एवरी 3 years। तो एक सेकेंड, क्या हो गया, 1 मिनट। हाँ, अब विजिलेंस ऑफिसर जो है वो ट्रांसफर हो जाएंगे हर 3 साल में। विजिलेंस ऑफिसर हर आपको डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट में होते हैं, तो वो ट्रांसफर हो जाएंगे। क्यों? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सीवीसी में ट्रांसपेरेंसी को लाया जा सके। सीवीसी क्या होता है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, पहली सवाल तो ये है, कैसी बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है? तो याद रखेंगे कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसका मेंशन कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी होती है? जो किसी एक्ट के थ्रू बनी होती है। तो सीवीसी, सीआईसी, ये सब किसी एक्ट के थ्रू बनी है, इसलिए सारी स्टैट्यूटरी बॉडी है। पहला सवाल तो यही होता है। फिर इसे बनाया किसने था? किसकी रिकमेंडेशन पे बना था? तो सांतानाम कमेटी की रिकमेंडेशन पे बना था। ऑलरेडी सवाल पूछा जा चुका है। सांतानाम कमेटी ने ही रिकमेंड करा था फॉर सीबीआई। याद रखिएगा, सीबीआई और सीवीसी को, दोनों को सांतानाम कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी ऑन करप्शन। सांतानाम कमेटी थी, बनी थी, उसने एक रिपोर्ट दी थी, प्रिवेंशन ऑन करप्शन। करप्शन हम कैसे रोक सकते हैं, उसी ने रिकमेंड कहा था कि हम सीबीआई को बनाएंगे, हम सीवीसी को बनाएंगे। तो इन्हीं रिकमेंडेशन के तहत ये दोनों बॉडी बनी है, भले सीबीआई हो भले सीवीसी हो। आगे चलते हैं। फिर ये मेन एजेंसी है जो करप्शन को प्रिवेंट करती है, एक तो यही सवाल हो गया। और इसमें कितने मेंबर होते हैं? तो एक तो सीवीसी का हेड होता है जो कमिश्नर होता है, और 2 और मेंबर होते हैं, टोटल 3 मेंबर होते हैं। इनको अपॉइंट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट करेगा। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंड कौन करता है इनका? तो उसमें 3 लोगों की कमेटी होती है। इसमें पहले होते हैं प्राइम मिनिस्टर, एक होता है लीडर ऑफ अपोजिशन, और एक होता है जो होम मिनिस्ट्री से, जो यूनियन होम मिनिस्टर होता है, जैसे हमारे जो प्रेजेंट होम मिनिस्टर है अमित शाह साहब, वो, और मोदी साहब, और लीडर ऑफ अपोजिशन है उनको। ये तीनों मिलकर रिकमेंड करेंगे नाम। किसको करेंगे रिकमेंड? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट कर देंगे। इनका टेन्योर कितना होता है? 4 साल या 65 साल की एज, ये इनका टेन्योर होता है। एक बार ये एम्प्लॉयड हो जाते हैं तो दोबारा री एम्प्लॉयड नहीं हो सकते। मतलब एक बार अगर कोई सीबीसी बन गया तो दोबारा वो सीबीसी नहीं बन सकता है। इनको रिमूव कौन करेगा? तो रिमूव वही करेगा जो अपॉइंट करेगा। जो अपॉइंट करने की ताकत रखता है वही रिमूव करने की ताकत रखता है। चलिए, तो जो अपॉइंट करता है वही रिमूव करता है। तो याद रखेंगे, इनको रिमूव कौन करेगा? तो प्रेसिडेंट रिमूव करेगा। और इसमें और कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, ये तो बहुत पुरानी न्यूज़ हो गई। ये हमारे नोट्स के पार्ट थे, तो मैंने आपको बता दिया, जो भी इससे पूछा जाएगा। इसमें न्यूज़ ये थी कि बस 3-3 साल में सबका ट्रांसफर कर दीजिए, जितने सीवीसी हो, और उनका तुम ये लोग एक्सटेंड कर सकते हैं टेन्योर, 6 ईयर तक टेन्योर एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन टेन्योर एक्सटेंड करने के लिए भी ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। तो इसमें न्यूज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट था। सीवीसी अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो है बस इतना ही है, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लक्ष्मीकांत पढ़ने जाएंगे तो उसमें भी ये काफ़ी अच्छा डिटेल में कवर है, तो जो चाहे बच्चे वो लक्ष्मीकांत से भी इसको कवर कर सकते हैं। हम आगे चलते हैं। हाँ, इनकी सैलरी जो होती है वो यूपीएससी के चेयरमैन के बराबर होती है। ये भी कभी कभी पूछ लेता है, सीवीसी की सैलरी यूपीएससी के चेयरमैन के बराबर होती है। आगे चलते हैं। कोर्ट अलाउ टर्मिनेशन ऑफ 24 वीक्स प्रेगनेंसी। तो अभी कोर्ट ने अलाउ कर दिया 24 प्रेगनेंसी। तो क्या बात है, मैं आपको याद फिर से बता देता हूँ। एक है MTNCPT एक्ट बोलते हैं,
पूरा नाम तो यही है, लेकिन शॉर्ट में हम MTP एक्ट भी बोल देते हैं। ये शॉर्ट में बोल सकते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कि कितने समय में हम टर्मिनेट कर सकते हैं प्रेगनेंसी को। तो ये कैसे बना था? तो MTP का एक एक्ट था 1971 में, ये आया था। उसमें ये बोला गया था कि पहले तो 16 वीक थी, फिर इसको बढ़ा के 20 वीक्स कर दिया गया। अभी प्रेजेंट जो है वो 20 वीक्स है, कि कोई भी लेडीज 20 वीक्स तक अपना बच्चा गिरा सकती है, प्रेग्नेंट वुमेन जो है अबॉर्शन करा सकती है, ये बोला गया है। लेकिन ये इसको चैलेंज कर दिया गया है इन सुप्रीम कोर्ट, एक अच्छा आर्ग्यूमेंट देके कि 1971 में तो हम मान सकते हैं हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे पता कर सकें कि बच्चे को कितना खतरा है या माँ को कितना खतरा है। लेकिन अभी तो हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, हम 20 वीक से भी ज्यादा का टाइम दे सकते हैं। ये तो हम मतलब किसी वुमेन के ऊपर राइट होना चाहिए ना, कि वो अपने बच्चे को कब अबॉर्ट करना चाहती है, कब रखना चाहती है। इसमें लॉ का कोई काम नहीं है। तो एक अच्छा आर्ग्यूमेंट मैं भी मानता हूं कि 1971 में हो सकता है हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी ना हो, हम इतने टेक्नोलॉजी, वही इन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया है। लेकिन टुडे वेयर टेक्नोलॉजी हैज एडवांस्ड एंड इट इज परफेक्टली सेफ फॉर अ वुमन टू अबॉर्ट एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी। आज इतनी अच्छी अपने पास टेक्नोलॉजी आ गई है, तो हम जब चाहें अपने बच्चे को अबॉर्ट कर सकते हैं। ये राइट पूरा वुमेन पे होना चाहिए। तो अभी ये ऐसा कोर्ट में चैलेंज हुआ है, अच्छा आर्ग्यूमेंट है, अब देखते हैं इस पर क्या आएगा। लेकिन आपके प्रेजेंट अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो MTP एक्ट के अनुसार केवल 20 वीक्स अलाउड है। 20 वीक्स से अगर ज्यादा होगा तो एक कमिटी बनती है, वो रिकमेंड करेगी, डॉक्टर्स की कमिटी रिकमेंड करती है कि गिरा सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी, तब अलाउ होता है। तो 24 वीक की एक कोई लेडी थी, उन्हें गिराना था, तो कोर्ट ने अलाउ कर दिया। कोर्ट अलाउ कर देता है इन इमरजेंसी केसेस में, लेकिन परमिशन लगती है। तो इसको चैलेंज किया गया है। मैंने थोड़ा आपको डिटेल में बता दिया, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बस आपको नॉर्मल याद होना चाहिए। पता है मैं थोड़ा इसलिए और डिटेल में बताता हूँ क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो केवल आपको रिटन क्लियर नहीं करना है कि बस रिटन क्लियर कर लिया और आपका काम हो गया। आपके 150 नंबर तो सीधे इंटरव्यू के लिए, और अगर आपके पास सोचने की क्षमता नहीं है इंटरव्यू बोर्ड में, तो आपको यहाँ नंबर नहीं मिलेंगे। आपका सिलेक्शन केवल रिटन नहीं कराएगा, आपका सिलेक्शन इंटरव्यू ही कराएगा, ये और ध्यान रखिएगा। आपकी रैंक डिसाइड इंटरव्यू करेगा, आपको सिलेक्शन ही दिलाएगा, जिसमें कम से कम 100 नंबर तो चाहिए ही चाहिए। इसमें बहुत बच्चों का 90 नंबर पे भी हो जाता है, लेकिन 90 पे उनका होता है जिनके रिटन में बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन मिनिमम 100 नंबर चाहिए, उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होता है, भले आप कितना ही उठा के देख लीजिए। आगे चलता हूँ। फ्री एंड अनहिंडर्ड जस्टिस, ये एक एडिटोरियल था। इसमें बात हो रही थी जैसे सुप्रीम कोर्ट की अब हियरिंग शुरू हो रही है, अब वर्चुअल हियरिंग, ऑनलाइन हियरिंग होगी। अभी तक ऐसा हुआ नहीं था, लेकिन अब वर्चुअल हियरिंग होगी। इससे फायदा क्या होगा? अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट आपको पता है दिल्ली में ही है, तो जितने लॉयर थे जो दिल्ली के आसपास रहते थे वही सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे, उन्हीं का चलता था सारा बोलबाला। लेकिन अभी ऐसा क्या होगा, जब वर्चुअल हियरिंग होगी तो कोई भी कहीं से भी केस लड़ सकता है, उसे दिल्ली आने की जरूरत नहीं है। जैसे कोई बहुत अच्छा भी लॉयर है, बहुत अच्छा वकील है, लेकिन वो बेचारा साउथ में रहता है या नॉर्थ ईस्ट में रहता है, वो दिल्ली नहीं आ सकता, तो वो कोई केस लड़ ही नहीं पाता था या बड़ी मुश्किल से लड़ पाता था। लेकिन अब वर्चुअल हियरिंग शुरू होगी तो इससे कहीं का भी आदमी है वो केस लड़ सकता है। अभी आप प्रेजेंट में भी आप जाएंगे तो गुजरात हाईकोर्ट की यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं, गुजरात हाईकोर्ट की डेली हियरिंग होती है। यू कैन ऑल्सो वॉच ऑन यूट्यूब। बहुत अच्छा है, जिसको भी कुछ समझने की जरूरत है कि कैसे हियरिंग होती है, कैसे केसेस आते हैं, कैसे डिस्पोज्ड ऑफ होते हैं, क्या कैसे होता है, तो जाके सीधे यूट्यूब पे दे सकता है। वो लोग लाइव हियरिंग कर रहे हैं, इतना अच्छा लगता है। कोई बात नहीं। इसमें एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एग्जाम में पूछी जाएगी वो ये कि जो सुप्रीम कोर्ट है, जैसे आपको पता है सुप्रीम कोर्ट हमारा दिल्ली में है, तो वो कहीं और भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं क्या? हम कहीं उसकी बेंच, ये जो सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है, जो जजेस मिलके एक बेंच बनाते हैं, तो वो कहीं और भी दिल्ली के अलावा सेटअप कर सकते हैं? ये एक क्वेश्चन बनता है। तो हाँ, ऐसा हो सकता है। सीजीआई को ये पावर दी गई है, यहाँ पे लिखा भी है, द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्ड द सीजीआई टू होल्ड सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट थ्रू सर्किट बेंचेस इन प्लेसेस अदर देन दिल्ली एज वेल। तो सर्किट बेंच बना सकता है, किसको पावर है? सीजीआई को पावर है कि वो नई सर्किट बेंच बना दे दिल्ली के अलावा भी। लेकिन अभी तक ऐसा किसी जज ने किया नहीं है कि दिल्ली के अलावा कहीं और बेंच बनाई हो। तो लेकिन पावर है, ये याद रखिएगा कि दिल्ली के अलावा भी कहीं और सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हो सकती है, ऐसा सीजीआई को पावर है। बस इसमें और कुछ जानने की इंपॉर्टेंट नहीं है। जो शॉर्ट था वो मैंने बता दिया। इसमें क्या बात की गई है कि जो उसमें बताया गया कि ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है। अपने और किसी काम का नहीं है। आगे चलते हैं। रेलवे कंप्लीट आर्क क्लोजर ऑफ चेनाब ब्रिज। तो चेनाब ब्रिज ये सबसे बड़ा, ये याद रखिएगा, हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है इन वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है। किसके ऊपर बन रहा है? चेनाब ब्रिज के ऊपर बन रहा है। इसकी एफिल टावर जो है, सबसे बड़ा एफिल टावर है, उससे भी 35 मीटर ऊंचा है। एफिल टावर से भी 35 मीटर ज्यादा है। किस रिवर पे बनना है? याद रखिएगा, चेनाब रिवर पे बनना है। ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के तहत आ रहा है, तो आपको याद होना चाहिए। बस आपको ये पूछा जाएगा सबसे बड़ा जो वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है वो किस रिवर के ऊपर है? तो चेनाब ब्रिज के ऊपर है। याद रखिएगा चेनाब ब्रिज, ये आपने पढ़ी होंगी ना, जो अपनी ये इंडस वाली जो है, पूरी इंडस की जो 5 नदी हैं, ये उसी में आती है चेनाब। चेनाब, झेलम और रवि, ब्यास, सतलज,
ये सब आती है ना इंडस में, तो उसी में से एक चेनाब है। तो ये आप पढ़ सकते हैं आपकी ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से। जो रिवर सिस्टम है वो आपकी ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, एकदम डिटेल्ड। तो आप जाके इंडियन ज्योग्राफी को रेफर कीजिएगा, बहुत अच्छे से उसमें लिख रहा है सारी रिवर्स। उससे हमेशा 2 सवाल आते हैं, या तो ट्रिब्यूटरी पूछ लेगा या ये पूछ लेगा उसका ओरिजिन कहाँ है, या तो पूछ लेगा कि वो किसकी ट्रिब्यूटरी है या उसका ओरिजिन कहाँ होता है। तो आज का सवाल यही है कि चेनाब रिवर जो है उसका ओरिजिन कहाँ है, एक ग्लेशियर का नाम है और ये कट करती है एक रिवर को, वो भी बता सकते हैं आप लोग। तो चेनाब का आज में बताइएगा कि चेनाब रिवर का ओरिजिन कहाँ पर है और किस रिवर को ये कट करती है। आगे चलते हैं। गवर्नमेंट अमेंड 9 लॉ वी आर ऑर्डिनेंस। तो गवर्नमेंट ने अभी आपको ऑर्डिनेंस कब लाया जाता है, तो याद रखिएगा जब हमारा रेगुलर सेशन नहीं चल रहा होता, जब हमारे लोकसभा राज्यसभा ये सब नहीं चल रहे होते हैं, अगर तब जरूरत होती है कि किसी लॉ में कुछ चेंज किया जाए तो ऑर्डिनेंस लाया जाता है। ऑर्डिनेंस अगर सेंटर की बात है तो प्रेसिडेंट लेके आता है, और अगर वो स्टेट की बात है तो गवर्नर लेके आता है। अगर प्रेसिडेंट लेके आएगा तो अंडर आर्टिकल 1, 2, 3 में ही पावर दे रखी है प्रेसिडेंट को कि वो ऑर्डिनेंस ला सकता है, और अगर गवर्नर है तो आर्टिकल 213 के अंदर ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है। एक सवाल ये बनता है कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज अ पैरेलल पावर लॉ मेकिंग पावर, मतलब जैसे लॉ बनाते हैं वैसे ही एक पैरेलल पावर है, तो नहीं, ऑर्डिनेंस पावर इज नॉट अ पैरेलल पावर। जैसे हम लॉ बनाते हैं सेम हम ऑर्डिनेंस नहीं बना सकते, और ऑर्डिनेंस जब बनाते भी हैं तो उसको विद इन 6 वीक्स पास कराना होता है। जैसे ही हमारा लोकसभा राज्यसभा दोबारा जुड़ेगी तो विद इन 6 वीक्स वो ऑर्डिनेंस पास होगा, तभी वो ऑर्डिनेंस माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। मैक्सिमम टाइम जो है वो 6 मंथ्स का होता है, 6 मंथ्स प्लस 6 वीक्स ये मैक्सिमम टाइम होता है। कभी कभी वो पूछ लेता है, क्योंकि आपको पता है कि मिनिमम 6 महीने के अंदर हमारा सेशन जुड़ जाना चाहिए, इसीलिए जो टोटल टाइम होता है वो 6 वीक्स प्लस 6 मंथ्स होता है किसी भी ऑर्डिनेंस को पास करने के लिए। ये कुछ ऑर्डिनेंस से एक्ट चेंज हुआ, अपने किसी काम का नहीं है। जो आर्टिकल 123 है 213 ये सब काम का है। फिर आईएनएस विराट, ये आईएनएस विराट ब्रेक हो चुकी थी, तो ये बात हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, कोई चला गया था कि बहुत अच्छी शिप है, इसको स्क्रैप में कर रहे थे लोग, तो इसको स्क्रैप में करने से अच्छा है इसको म्यूजियम बना दिया जाए। तो लेकिन ऑलरेडी इसका सेल हो गया था, और जिसको बेचा गया तो उसने ऑलरेडी इसको 40% जो है इसको स्क्रैप्ड कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोल दिया कि भाई अब ये सरकार की प्रॉपर्टी तो है नहीं जो इसे म्यूजियम बना देंगे, इसे ऑलरेडी किसी ने स्क्रैप वाले ने खरीद लिया है, तो अब उसकी प्रॉपर्टी है, अब इसे हम वो डिसाइड करेगा कि इसका क्या करना चाहता है। तो ये अपने काम का नहीं है, बस याद रख सकते हैं आईएनएस विराट अब सबसे डिसमेंटल हो चुकी है, बस और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। वो ऐसे पूछ लेगा रिसेंटली विच शिप हैज बीन डिसमेंटल्ड, तो आईएनएस विराट उसका आंसर। आगे चलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग पीआईएमई डिप्स टू 7 मंथ लो। पीआईएमई क्या होता है? पीएमआई, हाँ पीएमआई ही बोल रहा हूँ। तो पीएमआई जो होता है वो होता है हमारा परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। इसे निकालता कौन है? तो जैपनीज एक फर्म है, एक सेकेंड, एक जैपनीज फर्म है जिसका नाम है निक्की, जैपनीज फर्म है जिसका नाम है निक्की, वो निकालता है निक्की। ये एक जैपनीज फर्म है जो पीएमआई इंडेक्स को निकालता है, और इसको कंपाइल कौन करता है? एक सवाल ये अब इंपॉर्टेंट बन गया क्योंकि न्यूज़पेपर में आ गया, इसलिए ये मैंने भी आज तक आपको पीएमआई के बारे में बताता रहता हूँ कि परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स बस ये बताता है कि हमारी जो कंपनी है, हमारी जो 8th इंडस्ट्रीज है उनकी ग्रोथ कैसी चल रही है, ये बताता है पीएमआई। लेकिन इसको कंपाइल कौन करता है सारे डेटा को? तो आईएचएस मर्किट, ये एक ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है आईएचएस मर्किट। तो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई को कंपाइल करता है आईएचएस मर्किट, और इसको निकालता कौन है, पब्लिश कौन करता है? तो निक्की एक जैपनीज फर्म है वो। तो दोनों चीज इसमें पूछी जा सकती है कि पब्लिश कौन करता है, तो निक्की पब्लिश करता है, और इसे कंपाइल कौन करता है? तो आईएचएस मर्किट इसको कंपाइल करता है। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। आगे चलते हैं। देखिए अब मेरे को बहुत बच्चे पूछते हैं, इतना मैसेज आता है मुझे, मैं क्या बताऊं कि सर हम स्पेक्ट्रम को कैसे पढ़ें, या हम हिस्ट्री को कैसे पढ़ें, या हम मतलब कैसे सर रिवाइज करें, हमें समझ में नहीं आता। तो अब मैंने ये एक इनिशिएटिव शुरू कर रहा हूं मैं आज से दोबारा। अगर पसंद आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि सर हम सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे। क्या मैं आपको रिवीजन बैच टाइप शुरू करूंगा, और जो भी बच्चे बोलते हैं सर अपने नोट्स दिखाइए कैसे हैं वैसे हैं, तो आप यहाँ वीडियो पॉज करके मेरे जैसे नोट्स हैं एग्जैक्ट बना सकते हैं। मैं इनको कहीं डालूंगा नहीं, मैं पहले आपको बता देता हूँ, मैं टेलीग्राम पे नहीं डालूंगा, आप वीडियो पॉज करके मेरी तरफ बना सकते हैं, क्योंकि मैं जानबूझ के नहीं डालूंगा ताकि आपका रिवीजन हो जाए। बने बनाए नोट्स मिल जाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। अब मैं आपको समझाता जाऊंगा ये नोट्स बनते कैसे हैं ये भी, और मेरे जो ये नोट्स हैं मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, किसी भी बच्चे कोई भी लेना चाहे चैलेंज, कि आप यूपीएससी सिविल सर्विस जो प्रीलिम्स है उसके भी क्वेश्चन उठा के इसमें लगा के देख लीजिएगा नोट्स में, और वो ना निकले तो बताइएगा। मैं चैलेंज दे रहा हूँ जो मेरे नोट्स हैं उनसे, तो आपका सीएपीएफ सीडीएस के सारे आंसर इसमें मिल जाएंगे। और ये मुश्किल से मैं आपको बता दूँ तो पूरे मॉडर्न हिस्ट्री के ज़्यादा से ज़्यादा 15 पेजेस के नोट्स हैं, 15 पेजेस के नोट्स हैं। तो मैं कुछ कुछ पोर्शन रोज डेली कवर करूंगा। आपका मुश्किल से 15-20 दिन में पूरी मॉडर्न हिस्ट्री कवर करने का टारगेट है। तो जो भी बच्चे हैं,
क्योंकि जो बच्चे देख रहे हैं उनका कुछ तो फायदा हो, केवल न्यूज़पेपर से फायदा नहीं हो रहा, तो चलो मैंने सोचा एक नया इनिशिएटिव शुरू किया जाए, जो देख रहे हैं उन्हीं के लिए, केवल बच्चों के लिए। तो हम शुरू करते हैं। मैं मॉडर्न हिस्ट्री आज से शुरू कर रहा हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री मैं वो सब नहीं पढ़ाऊंगा कि ट्रीटी ऑफ बसीन का वही है, ट्रीटी ऑफ प्लासी का वही, ट्रीटी ऑफ बक्सर का वही, क्योंकि ये सब आउटडेटेड क्वेश्चन हो गए। मराठा के साथ क्या वॉर हुई थी, या अंग्रेजों के साथ क्या वॉर हुई थी, या जो फ्रेंच वॉर थी वो कैसी थी, ये सब मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ। ये आप अपने खुद से पढ़िएगा, जो पूछा जाता है, क्योंकि आउटडेटेड क्वेश्चन है कि सबसे पहले कौन आया था, सबसे पहले कौन गया था, तो आए कैसे थे, तो याद रखिएगा PDEF इस फॉर्म में आए थे, पुर्तगीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच इस फॉर्म में ही आए थे। और सबसे लास्ट कौन था जो गया था इंडिया को छोड़ के, तो पुर्तगीज ही है उसका आंसर। PDEF की फॉर्म में आए थे, जैसे PDF होती है ना, तो ऐसे याद कर सकते हैं PDEF। सबसे पहले पुर्तगीज आए थे इंडिया में, फिर डच आए थे, फिर इंग्लिश आए थे, फिर फ्रेंच आए थे। सबकी अलग अलग वॉर हैं। फ्रेंच की सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछी जाती है कार्नेटिक वॉर्ड्स हैं, 3 कार्नेटिक वॉर्ड्स हैं, वो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो पढ़ लीजिएगा। मैं आज से आपको ये शुरू कर रहा हूँ, जो मॉडर्न हिस्ट्री मेन यहाँ से शुरू होती है। जैसे मेरे नोट्स हैं आप सिस्टमेटिक उसी वे में बनाते जाएंगे, आपका काम हो जाएगा, इसीलिए मैं आज शुरू से समझा रहा हूँ। सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने सारे एक्ट, जिससे भी सवाल पूछता है, जो मेनली एक्ट्स हैं मैं उन्हीं को कवर कर रहा हूँ। सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यहाँ से शुरू होगा, 1 पॉइंट डाल के आप लिख सकते हैं। तो इसमें क्या क्या मेन बात थी, बस यही लिखी है मैंने, वही पूछेगा, आप ज़्यादा डिटेल में मत जाइएगा। इसमें ये बोला गया था मेनली 24 डायरेक्टर बनाए जाएंगे, जिनको हम 4 साल में अपॉइंट करेंगे। 24 डायरेक्टर होंगे जो हर 4 साल में अपॉइंट होंगे, पहला पॉइंट। फिर COD सबमिट ऑल रिपोर्ट टू ब्रिटिश। COD कौन है, COD कौन है आप मेरे को बताएंगे। एक तो हमारे BOD थे, एक COD थे। तो COD जितने भी हमारे मेंबर हैं वो सारी रिपोर्ट जो है वो ब्रिटिश को सबमिट करेंगे। पहले क्या होता था कि सारी रिपोर्ट वो ब्रिटिश को सबमिट नहीं करते थे, जिसकी वजह से ये COD कुछ नहीं है, ग्रुप ऑफ मेंबर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि ईस्ट इंडिया कैसे कंपनी आगे बढ़ेगी। तो ये डिसाइड हुआ कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कि सारी रिपोर्ट जो है वो ब्रिटिश को सबमिट करेंगे। दूसरा पॉइंट ये। फिर पहले क्या होते थे, हमारे गवर्नर जनरल होते थे, पहले हमारे गवर्नर होते थे केवल, तो उनका नाम चेंज करके कर दिया गवर्नर जनरल। पहले होते थे केवल गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ मद्रास, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, उनका नाम बस चेंज कर दिया था इस एक्ट में, जिसको बोल दिया था गवर्नर जनरल कहा जाएगा, अब केवल गवर्नर नहीं कहा जाएगा। तो इस एक्ट के समय कौन था गवर्नर जनरल, ये भी पूछ लेता है, तो वेरेन हेस्टिंग थे। जब 1773 का एक्ट आया था तो पहले ये सवाल भी बन जाता है कि हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो याद रखेंगे वेरेन हेस्टिंग उसका आंसर है। कितने मेंबर थे, तो 4+1 याद रखिएगा, ऐसे ही शॉर्ट में याद रखिएगा, 4+1 4 मेंबर थे और एक गवर्नर था। गवर्नर कौन थे, अपने वेरिंग हेस्टिंग, और 4 अदर मेंबर थे। इस पूरे को 4+1 को हम बोलते हैं गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो वो ये भी पूछ लेता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें कितने मेंबर थे, तो 4+1 टोटल 5 मेंबर थे। डिसीजन जो है वो मेजोरिटी से लिया जाएगा, मतलब 5 में से अगर 3 लोग बोलेंगे तभी डिसीजन पारित होगा। यहाँ लिखा भी है 3 मेंबर फॉर्म कोरम, कम से कम 3 मेंबर जब हाँ बोलेंगे तभी वो डिसीजन लिया जाएगा। फिर मैं आज सवाल आपसे पूछ रहा था, सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था इसी एक्ट के थ्रू। डायरेक्ट ये सवाल पूछा जा सकता है किस एक्ट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट बना था, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसके तरह सुप्रीम कोर्ट बना था, जिसमें एक CGI था और 3 अदर जजेस थे। फिर गवर्नर जनरल के पास जो बंगाल का था उसके पास ज्यादा पावर थी, और जो मद्रास और कोलकाता के जो बॉम्बे के जो गवर्नर जनरल थे उनके पास इतनी पावर नहीं थी, तो ज्यादा पावर जो थी वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास थी। और इसी में ही ये डिसाइड हुआ था कि जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं वो ब्राइब नहीं लेंगे, वो गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक सवाल इसमें ये भी होता है, गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ब्राइब नहीं लेंगे। किसमें बोला गया था, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ही बोला गया। तो ये टोटल 9 पॉइंट है जिनसे आपका सवाल बनता है, इससे ज्यादा आप कोई भी पेपर उठा लीजिए, नहीं सवाल बन सकता, मैं बता रहा हूं आपको। अगला एक्ट है अपना पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें क्या था, जैसे हमारे यहाँ COD थे, COD थे कुछ मेंबर, तो इन्होंने बोला कि एक COD तो रहेंगे BOD और आएंगे। BOD क्या होता है, बोर्ड ऑफ BOC बोर्ड ऑफ कंट्रोल, मतलब COD में कुछ मेंबर थे वो तो रहेंगे, लेकिन इनके ऊपर एक BOC और आ जाएंगे, कुछ मेंबर और आएंगे। तो मैंने देखिए चार्ट भी बनाया, BOC सबसे ऊपर, इसमें करीबन 6 मेंबर होते हैं, उसके नीचे COD, उस सबसे नीचे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ऐसे ही आप चार्ट याद कर सकते हैं। बस इसमें ये याद रखिएगा, इसमें डबल गवर्नमेंट हो गई थी, जैसे BOC और COD मिलके 2 गवर्नमेंट, मतलब इसमें कुछ मेंबर हैं और इसमें कुछ मेंबर हैं। अब ये अपनी चलाते थे, ये अपनी चलाते थे, तो इसको ही हम बोलते हैं डबल गवर्नमेंट। अब डबल गवर्नमेंट हो गई थी, यही सवाल पूछा जाएगा किस एक्ट के थ्रू डबल गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुई थी, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसके तहत हमारी डबल गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी। अब फिर हमारे यहाँ तो आपको देखिए 4+1 एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे, यहाँ एक मेंबर कम हो गया, यहाँ 3+1 रह गए।
मतलब एक गवर्नर जनरल होगा, 3 अदर मेंबर होंगे। तो पहले था 4+1, फिर हो गया 3+1। और इसमें भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, उसके पास ज्यादा पावर थी जितना बॉम्बे और मद्रास। दोनों सेम है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास ज्यादा ही पावर है। आप ये देखिएगा बंगाल के जितने भी गवर्नर जनरल हैं वो सब पावरफुल आए, उन्हीं के पास हमेशा ज्यादा पावर रही थी। तो ये मस्त पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 का है, इससे केवल 3 ही पॉइंट निकलते हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। एक तो डबल गवर्नमेंट बनी थी, फिर 3+1 एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल उसके पास ज्यादा पावर थी, बस। और इससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम आगे चलते हैं। चार्टर एक्ट ऑफ 1793, अभी हमने क्या पढ़ लिया? एक तो 1773 का एक्ट पढ़ लिया, एक 1784 का एक्ट पढ़ लिया, इसके बाद 1793 का एक्ट आएगा, फिर 1813 का एक्ट आएगा, फिर 1833 का एक्ट आएगा, फिर 1853 का एक्ट आएगा, ऐसे चलेंगे। तो ये हमारी 10-10 साल बाद आए। अगर आप देखेंगे मोटा मोटा तो 10-10 साल बाद आए ये सब लोग। वो 20-20 साल बाद भी आए, सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल गया, 20-20 साल बाद आए। तो ये आप देख सकते हैं। फिर हमारा 1793 का एक्ट आया था, इसमें क्या बोला गया था? केवल जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी मोनोपोली 20 साल के लिए बढ़ा दी थी। ये सबसे फेवरेट सवाल है कि किस एक्ट के थ्रू मोनोपोली बढ़ाई गई थी फॉर 20 ईयर्स। तो चार्टर एक्ट 1793 है उसका। गवर्नर जनरल है वीटो पावर ओवर काउंसिल। ये क्या, इसका क्या मतलब है? जैसे हमारे ऊपर 3+1 मेंबर थे, तो इसमें एक गवर्नर जनरल होता था और 3 जो होते थे और मेंबर होते थे। तो डिसीजन कैसे लिया जाता था? डिसीजन जो है मेजोरिटी से लिया जाता था, मतलब 4 में से जब 3 हाँ बोलेंगे तभी वो डिसीजन लिया जाता था ऊपर के एक्ट्स में। लेकिन इसमें क्या हुआ? इसमें जो गवर्नर जनरल है, ये 1 वाला जो है, इसको वीटो दे दिया गया। वीटो मतलब जो गवर्नर जनरल कहेगा वही होगा। तो याद रखिएगा गवर्नर जनरल को वीटो पावर कहाँ मिली थी? तो 1793 के एक्ट में मिली थी। फिर सैलरी ऑफ बीओसी, पहले क्या होता था, जो सैलरी थी वो अमेरिका से, इंग्लैंड से आती थी। जो बीओसी और सीओडी के जो लोग हैं उनकी सैलरी कहां से आती थी? इंग्लैंड की तरफ से आती थी। लेकिन इस एक्ट में ये डिसाइड हुआ कि जो उनकी सैलरी है वो इंग्लैंड से नहीं आएगी, वो यहीं इंडिया से ही रेवेन्यू जनरेट करेंगे और इंडिया से ही सैलरी लेंगे। तो इस एक्ट में ये डिसाइड हुआ था, सैलरी ऑफ बीओसी पेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये 3 पॉइंट हो गए जो 1793 से पूछे जाएंगे। मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, बहुत डिटेल में, ताकि आपका किसी भी एग्जाम का, कोई एग्जाम में आपका मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल ना पूछ छूटे। मॉडर्न हिस्ट्री में एकदम ठोक बजा के एकदम फुल नंबर मिलेगा जिसको आंसर में आता है। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, इसीलिए मैं एकदम डिटेल कवर करने पे आ गया हूँ, ताकि आपका थोड़ा, जो बच्चे देख रहे हैं उनका फायदा हो। और जो बच्चे अगर नहीं चाहते कि सर नहीं इतना डिटेल मत पढ़ाइए या नहीं पसंद आ रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। जिनको अच्छा लग रहा है, मेरे को आज कमेंट में रिस्पॉन्स चाहिए। आप जितने 500-600 लोग जो भी देखते हैं, मेरे को सबका 500-600 बच्चों का रिस्पॉन्स चाहिए कि सर आप कवर कीजिए या नहीं। हाँ या ना भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मेरे को चाहिए, उसी हिसाब से मैं आगे करूंगा। चार्टर एक्ट फिर उसके बाद आया 1813 का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोनोपोली इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दी। ट्रेड जो भी आप यहाँ मोनोपोली दे दी थी कि 20 साल के लिए और मोनोपोली आपको दे देते हैं, लेकिन इस एक्ट में क्या कहा कि हम पूरी मोनोपोली खत्म कर रहे हैं, केवल 2 चीज में मोनोपोली छोड़ रहे हैं। एक तो ट्रेड विद चाइना, एक तो आप चाइना के साथ ट्रेड करोगे उसमें मोनोपोली हम छोड़ रहे हैं, और एक टी जो हम चाय पीते हैं उसमें। तो 2 में मोनोपोली छोड़ दी थी, बाकी सब में मोनोपोली खत्म कर दी थी। फिर मिशनरी आ गए थे, जो क्रिश्चियन मिशनरी थी लेडीज, वो इंडिया में आ गई थी ताकि वो क्रिश्चियन को स्प्रेड कर सकें, इसलिए आ गई थी। फिर 1 लाख स्पेंड, गवर्नमेंट ने क्या करा था, जो यहाँ की ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने 1 लाख रुपया दिया था ताकि इंडिया में एजुकेशन का स्तर बढ़ाया जा सके। याद रखिएगा कंपनी ने स्पेंड करा था 1 लाख ताकि इंडिया में एजुकेशन को बढ़ाया जा सके। तो ये 3 पॉइंट इसके हैं, 3 पॉइंट ऊपर है। ये पूरा आप ऐसे ही बनाइएगा जैसे मैंने है, एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट में ही मैं आपको डेली बताता जाऊंगा, एक भी दिन मिस मत कीजिएगा। तो आपका पूरा, आपके अपने आप नोट्स बन जाएंगे, आपका सारा रिवीजन हो जाएगा। तो ये आज का मैं इतना ही, बस मैंने 4 एक्ट आपको पढ़ा दिए, अब ये 2 एक्ट बचे हैं। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाद इन एक्ट्स के बाद हम पढ़ते हैं परमानेंट सेटलमेंट, रोयतवारी सेटलमेंट और महलवारी सेटलमेंट। ये 3 सेटलमेंट आएंगे। उसके बाद मेनली हमारा, मैं आपको एक थोड़ा क्रोनोलॉजी बता देता हूँ कैसे कैसे पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री। सबसे पहले हमारे एक्ट्स आएंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। 1793 मैं लिख देता हूँ, आप रिवीजन भी कर सकते हैं। 1784, वो 1773, 1784 और फिर 1793, 1813, 1833 और 1853। मैं बस इतने ही 1853 तक ही पढ़ाऊंगा। मैं 61, 71 ये वाले नहीं पढ़ाऊंगा, ये इतने काम के नहीं है। मैं या एक आध पॉइंट इनका ही बता दूंगा, इतने काम के ये नहीं है, इतने काम के ही हैं। फिर उसके बाद हम चलेंगे परमानेंट सेटलमेंट और महलवारी सेटलमेंट, रोयतवारी सेटलमेंट। मैं थोड़ा आपको ये बताऊंगा। उसके बाद हम 1857 वाले, हम जो रिवॉल्ट है उसको अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे कि उसमें क्या हुआ था, कैसे सवाल होते हैं, मैं सब बताऊंगा इसमें। फिर 1857 के बाद हमारा नया क्वींस का प्रोक्लेमिनेशन आ जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट, जिसे हम 1858 भी बोलते हैं, जिसमें क्वीन प्रोक्लेमिनेशन आएगा। गवर्नर जनरल का नाम चेंज करके वॉइस रॉय हो गया था। तो इसके बाद हम 1858 का ये पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जितने भी हमारे रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए हैं, जैसे राजा राम मोहन का रॉय का जो हमारा ब्रह्मो समाज है,
ब्रह्मो समाज पढ़ेंगे, आर्य समाज पढ़ेंगे, या प्रार्थना समाज पढ़ेंगे, या थियोसफिकल सोसाइटी पढ़ेंगे। तो जितने भी हमारे रिलीजियस रिफॉर्म्स हैं हम ये पढ़ेंगे। तो एक एक क्रोनोलॉजी है, मैं जिस फॉर्म में आपको पढ़ाना चाहता हूँ। तो ये मैंने आपको आज डिटेल बता दी। और जो भी बच्चे चाहते हैं कि मैं और सब्जेक्ट्स भी कवर करूं, तो आप ना सजेशन भी दे सकते हैं कि नहीं सर हिस्ट्री मत पढ़ाइए, हमें ज्योग्राफी पढ़ा दीजिए, या ज्योग्राफी मत पढ़ाइए, हमें इकोनॉमिक्स पढ़ा दीजिए। तो मैं आपका चाहता हूं थोड़ा रिवीजन भी शुरू किया जा सके। न्यूज़पेपर तो हमारा चलता रहेगा कंटिन्यू, उसके साथ थोड़ा रिवीजन भी चलेगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी में फॉलो कर सकते हैं, शिवम_त्यागी_ST। आप मेरे को यहाँ पे भी डीएम कर सकते हैं, जो कमेंट सेक्शन में नहीं लिखना चाहता है कि सर ऐसा कर दीजिए वैसा कर दीजिए, तो मैं वो करने की कोशिश करूंगा। और यू कैन फॉलो मी ऑल्सो ऑन स्टडी फंडा ऑन टेलीग्राम, इंस्टाग्राम। जो नए बच्चे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, और जो पुराने हैं वो लाइक शेयर तो कर ही सकते हैं। आप लोग शेयर तो करते नहीं है, क्योंकि यहाँ तो हम पूरा देख लेते हैं कौन कितना शेयर कर रहा है नहीं कर रहा है, एनालिटिक्स में पता चल जाता है। तो यार प्लीज़ शेयर इट, तो थोड़ा हमें भी उससे इंकरेजमेंट मिलता है। इसीलिए मैं आपके लिए देखिए नई चीज़ शुरू कर रहा हूँ, ताकि आपका लॉस ना हो। कोई बात नहीं, आप थोड़ा लेक्चर बड़ा करने की कोशिश करेंगे। अब हमारा लेक्चर करीबन 25 से 30 मिनट का करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका रिवीजन हो सके। मेरा अब मैं 15 मिनट आपको न्यूज़पेपर पढ़ाऊंगा, 15 मिनट आपका रिवीजन रखूंगा, ऐसे 15-15 का रेशियो चलेगा। तो जिस दिन न्यूज़पेपर नहीं भी होगा उस दिन भी हम कुछ ना कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे। कोई बात नहीं, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अपने सजेशन सब बच्चे लिखेंगे तभी मैं ये कवर करूंगा आगे कंटिन्यू, नहीं तो नहीं करूंगा। सो टेक केयर, आगे पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। साइनिंग ऑफ टुडे, बाय बाय।